हाय दोस्त, मैं चंद्रशेखर और स्वागत है आपका टारगेट परीक्षा में। जैसा कि हम आपको बता दें, हम लोग भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं और जो भारतीय संविधान हम पढ़ रहे हैं वो डिटेल से हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। और आपको उतना मैं पढ़ा रहा हूँ जितना आपकी आप अगर किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सब में आप कर ले जाओगे, ठीक है। इसमें उतना है। और ये हम लक्ष्मीकांत जो सबसे बेहतरीन बुक है भारत की, लक्ष्मीकांत की बुक से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। या पॉलिटी की आप कह सकते हो, जो सबसे बेहतरीन बुक है लक्ष्मीकांत की बुक से हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान को। और भारतीय संविधान को अच्छे तरीके से हम पढ़ेंगे और इसके बाहर से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपको इससे बाहर से चला जाएगा, ठीक है। तो चलो चालू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में हम जानेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा, हमने इसके पहले पढ़ा था भाग 3। और भाग 3 क्या था? भाग 3 मौलिक अधिकार था, ठीक है। क्या था? मौलिक अधिकार था। और ये अनुच्छेद 12 से 35 तक था। तो हमने सीखा कि भाग 3 में मौलिक अधिकार है और ये 12 से 35 तक है। तो आज हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये संविधान की भाग 4 में है, ठीक है। और ये अनुच्छेद 36 से 51 तक है। तो हम लाइन से चल रहे हैं, एकदम शुरुआत से पढ़ रहे हैं। और जिन्होंने वीडियो ना देखा है वो जाके प्लेलिस्ट में आप चले जाओ, वहाँ देख सकते हो, ठीक है। 12 से 35 तक मौलिक अधिकार था। आज हम पढ़ेंगे 36 से 51 तक, ठीक है, भाग 4। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब यह कह रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की उल्लेख संविधान के भाग 4, ठीक है। किस भाग में? तो भाग 4 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है। भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। तो भाग 4 में 36 से 51 तक वर्णन किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व को। और यह आयरलैंड के विचार से लिया, मतलब आयरलैंड देश से लिया गया। तो अगर आपसे ये पूछे कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस तत्व को विशेषता वाला बताया, ठीक है। मतलब इस तत्व को विशेषता वाला बताया, मतलब ये बहुत ज़्यादा इसका बखान किया, ठीक है, भीमराव अंबेडकर ने। और इसे संविधान का मूल आत्मा भी कहा जाता है, ठीक है। ये किसने कहा? ग्रेंट, बस इतना याद रखो, संविधान की मूल आत्मा किसे कहा जाता है? मूल आत्मा नीति निर्देशक सिद्धांत को, नीति निर्देशक तत्व को कहा जाता है। फिर हम देखते हैं कि देखो, नीति निर्देशक जो तत्व है, जो नीति निर्देशक तत्व है, इसका मतलब इसको लोक कल्याण राज्य का निर्माण करने के लिए बताया गया है, ठीक है। तो अगर आपसे ये देखो, कई परीक्षाओं में ये पूछा गया है, लोक कल्याणकारी राज्य का स्थापना कौन सा भाग करता है? तो भाग 4 करता है, या नीति निर्देशक तत्व करता है, ठीक है। 36 तक, 36 से 51। तो ये किसी भी तरीके से आप पूछा जा सकता है, आपको करना है, और बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। फिर आगे हम बताएं कि अब यहाँ बताया गया है कि जो निर्देशक तत्व हैं ये गैर न्यायोचित हैं। मतलब गैर न्यायोचित मतलब क्या होते हैं? गैर न्यायोचित ये होते हैं, अभी इसके पहले आपने पढ़ा मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार पढ़ा। तो आपने यहाँ जाना कि अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आप न्यायालय जा सकते हो, ठीक है। जब आप न्यायालय जाओगे तो वहाँ आपको न्याय मिलेगा, ठीक है, न्याय मिलेगा। तो ये न्याय मिला तो मतलब न्यायोचित है। लेकिन ये जो नीति निर्देशक तत्व है ये गैर न्यायोचित है। मतलब इस पे आप इसके हनन के लिए आप किसी न्यायालय में नहीं जा सकते हो, ठीक है। तो ये बात है, इसको आप याद रखिएगा। अगले चलते हैं, आगे चलते हैं। तो अगर हम बात करें आगे, तो पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, ये अनुच्छेद 39 कहता है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पुरुष और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए, ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 39 में ये बताया गया है, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर हम बात करते हैं सामान्य न्याय एवं गरीब की निःशुल्क विधिक सहायता। मतलब जो गरीब होंगे, ठीक है, उनको समान न्याय के लिए गरीब मतलब निःशुल्क विधिक सहायता दिया जाएगा। ये 39 का में है। तो ये सारा आपको याद रखना है। फिर देखो, जो अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है हम वही पढ़ेंगे, ठीक है, जो पेपर में आने की संभावना जिनकी है, ठीक है। अब फिर कह रहा है काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं में प्रसूति सहायता। देखो, अनुच्छेद 42 क्या कहता है? जैसे जो महिलाएं होती हैं जब वो गर्भवती रहती हैं तो उस टाइम उनको सहायता दिया जाएगा। ये अनुच्छेद 42 कहता है, ठीक है, प्रसूति सहायता दिया जाएगा, अनुच्छेद 42 कहता है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये अनुच्छेद 42 महिलाओं के लिए है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं पोषा स्तर का जीवन ऊंचा बढ़ाना। अब जो पोषा स्तर है, इसे इससे क्या होता है? इससे जो जीवन स्तर है उसको ऊंचा किया जाए, लोक स्वास्थ्य में सुधार किया जाए। मतलब जो ऐसे लोग हैं जिनके पास पोषाहार नहीं है, मतलब खाने की उतनी व्यवस्था नहीं है, तो उनको भी पोषण दिया जाए और उनकी स्वास्थ्य व्यवस्था को ऊंचा
किया जाए, ये अनुच्छेद 47 कहता है। ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आप कहोगे कि अनुच्छेद 43 और ये 41 हमने छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया? क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, आप पढ़ सकते हो, लेकिन आप इतना याद नहीं हो सकता, ठीक है, तो आप उतना ही याद करो जितना आपसे हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं गांधीवादी सिद्धांत। अब देखो, गांधीवादी सिद्धांत, गांधीवादी किसके समर्थक थे, किस चीज़ को वो चाहते थे कि संविधान में हो, तो वो भी किया गया संविधान में। अब देखो यहाँ पे अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 40 ये तो अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है, आप इसके सामने वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो। कह रहा है ग्राम पंचायतों का गठन और उनके आवश्यकता शक्तियों प्रदान और स्व इकाई में शक्ति प्रदान करना। मतलब ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में है, तो आपको बताना पड़ेगा कि ग्राम पंचायत का गठन जो है अनुच्छेद 40 में है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर अगर हम बात करें अनुच्छेद 43 की, अनुच्छेद 43 में क्या है, तो अनुच्छेद 43 में ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग व्यक्तिगत तथा सरकारी आधार पर किया जाता है। तो ये बार बार पूछता है कि कुटीर उद्योग, तो कुटीर उद्योग किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 43 में है, 43। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुटीर उद्योग है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी है और बार बार पूछा जाता है कि कुटीर उद्योग किस अनुच्छेद में कुटीर उद्योग की चर्चा की गई है, तो अनुच्छेद 43 में, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि ये जो अनुसूचित जाति और जनजाति है, इनके लिए इनकी शिक्षा के हित के लिए ये अनुच्छेद 46 बात करता है, ठीक है। जो अनुसूचित जाति हैं और जनजाति हैं, ये मतलब शिक्षा से मतलब ये अलग ना हो पाए, इसलिए अनुच्छेद 46 इनका चर्चा करता है। फिर अनुच्छेद 47 क्या कहता है, अभी आपने पढ़ा, अनुच्छेद 47 था पोषाहार से संबंधित, और अनुच्छेद 47 यहाँ ये भी है कि जो दवा है, मदिरापान है, ड्रग्स, औषधि है, इन पे रोक लगाया जाए, ठीक है। तो ये है, शराब अगर पूछ लेगा, शराब या नशीली दवाइयाँ या मदिरापान, तो वो अनुच्छेद 47 ये बात करता है। फिर हम बात करेंगे पशुपालन, मतलब पशुओं के ऊपर भाई क्रूरता न दिखाया जाए, उन्हें उनके नस्लों को सुधारा जाए और मतलब उनको परेशान न किया जाए, ये सब अनुच्छेद 48, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो पशु के लिए है, पशुपालन या पशुजीवन, वो अनुच्छेद 48 कहता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 44 की। आपको पता है अनुच्छेद 44 भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिक के लिए एक समान सिविल संहिता होनी चाहिए, अनुच्छेद 44 कहता है। और आपको पता है ये सिविल कोड है, नागरिक सिविल कोड। तो जो सिविल कोड है, सिर्फ गोवा पहला राज्य है जिसने सिविल कोड को लागू किया था, तो ये अनुच्छेद 44 में है। तो अगर आपसे पूछेगा गोवा मतलब गोवा में जो लागू है सिविल कोड, वह किस अनुच्छेद में है, तो वो 44 में है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि सभी बालकों को 14 वर्ष तक उम्र तक निःशुल्क शिक्षा, आपको पता है जो सभी 1 से 14 तक बालक हैं और उनको निःशुल्क शिक्षा दिया जाए, ये अनुच्छेद 45 कहता है। और अब देखो ये अनुच्छेद 45 में अभी आपने पढ़ा था 21A, तो 21A में भी है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, और आपको पता है इसको 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में जोड़ा गया था, ठीक है। ये तो मौलिक अधिकार में ये एक विषय बना दिया गया ताकि जो मौलिक अधिकार में है वो आपकी वो अधिकार है, राइट है, इसलिए इसको उसमें भी रखा गया है और इसमें भी रखा गया है। और आपको बता दूं ये 6 से 14 वर्ष के निःशुल्क शिक्षा, ये देखो एक तो मौलिक अधिकार में है, एक नीति निर्देशक तत्व में है अनुच्छेद 45 में, और एक मौलिक कर्तव्य में भी है। तो ये 3 मौलिक कर्तव्य में भी है, तो ये तीनों में है। तो ये एक ऐसा आप कह सकते हो पार्ट है, ये एक ऐसा बात है जो तीनों में है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कृषि और पशुपालन। कृषि और पशुपालन किस में है, तो कृषि और पशुपालन अनुच्छेद 48 में है, ठीक है। और अभी हमने पढ़ा कि पशुपालन मतलब जीवों के ऊपर हत्या ना किया जाए, क्रूरता ना दिखाई जाए, वो 48 में है। लेकिन वहीं अगर बात कर देगा पर्यावरण संरक्षण, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है ये 48A में है, ठीक है। कि अपने पर्यावरण का संरक्षण करो, उनको देखो, ठीक है। ये अनुच्छेद 48 में है। देखो ये अनुच्छेद 48 पहले संविधान में नहीं था, लेकिन इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। तो आपको ये 42वां संविधान संशोधन के बारे में कई बार बता चुका हूँ, अब हमको नहीं लगता बताने की इसकी आवश्यकता है। तो अनुच्छेद 48A कब जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। फिर अगर हम बात करें अनुच्छेद 49 में क्या है, अनुच्छेद 49 में है जो हमारे प्राचीन भवन हैं, हमारे स्मारक हैं, उनको ऐतिहासिक या कोई स्मारक या स्थान है, उनको संरक्षण प्रदान किया जाए, उनको बिगाड़ा न जाए, उनको संरक्षण प्रदान किया जाए ताकि वो रह सके ज़्यादा दिन तक। जैसे हमारा ताजमहल हुआ, लाल किला हुआ, तो ये सब जो प्राचीन स्मारक हैं उनका देख रेख करने के लिए अनुच्छेद 49 बात करता है, ठीक है। और फिर आगे चलते हैं।
और यहाँ पे देखते हैं हम कि राज्य की लोक सेवा क्या होती है। राज्य की लोक सेवा मतलब न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथककरण। अनुच्छेद 50 क्या कहता है कि न्यायपालिका का क्या कार्यपालिका से पृथककरण। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन आता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 51 की। अनुच्छेद 51 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब अनुच्छेद 51 क्या कहता है? अनुच्छेद 51 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। तो ये बस इतना याद कर लो आप कि अंतर्राष्ट्रीय कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, कौन सा अनुच्छेद, भारत का कौन सा अनुच्छेद है भारत के संविधान में जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करता है। तो अनुच्छेद 51। तो अनुच्छेद 51 ऐसा है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का बात करता है। ठीक है, तो 36 से 51 तक है हमने पढ़ा। और हम कुछ और जान लेते हैं। देखिए, जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1956। ये बार बार पूछता है कि भारतीय जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1956 में हुआ। और आपको पता है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1969 ईस्वी में हुआ था 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण। और इंदिरा गांधी सरकार थी, इंदिरा गांधी की, और उनके अगुवाई में ये किया गया था। अगर वही हम बात करें, फिर लास्ट में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 1980 में। तो 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण बाद में फिर किया गया था। तो ये आपको फैक्ट याद रखने हैं। और कुछ और है जो यहाँ से आपको याद रखने हैं। अब देखो, यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लाया गया। ठीक है, तो 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लाया गया। और अगर पूछेगा कि वन संरक्षण अधिनियम कब लाया गया, तो 1980। वन संरक्षण अधिनियम 1980 को लाया गया। ठीक है, तो इसका वही काम है कि जो हमारे वन्य जीव हैं, जो हमारे जीव जंतु हैं, उनको सुरक्षित रखा जाए। ठीक है, वन है उनको सुरक्षित रखा जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर राष्ट्रीय वन नीति आई, नई वन नीति जिसे बोला जाता है, 1988 में आई। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। हालांकि आपको याद होगा, अगर नहीं याद है तो ये आप बहुत ज़्यादा जरूरी है, आप इसे याद रखो। फिर हालांकि मैंने बता दिया है, लेकिन एक बार फिर से मैं अनुच्छेद बता देता हूँ आपको। यहाँ पे अनुच्छेद 36 क्या कहता है? राज्य की परिभाषा। ठीक है, राज्य की परिभाषा बताता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताता है। फिर अनुच्छेद 37 क्या कहता है? इस भाग में समाहित सिद्धांत को लागू करना। देखो, आपको 36 और 37 याद नहीं करना, आपको 38 भी याद नहीं करना। ठीक है, लोक कल्याणकारी नहीं याद करना। 39 आपको याद रखना है, क्योंकि 39 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं समान न्याय निःशुल्क सहायता, ये अनुच्छेद 81, ये भी आपको याद रखना है। 40 आपको याद रखना है, ग्राम पंचायत का गठन। और ये 41 आपको नहीं याद रखना, कोई जरूरत नहीं। 42 आपको याद रखना है, माताओं के लिए प्रसूति सहायता की व्यवस्था की गई है। फिर हम बात करते हैं आगे 42। ठीक है, 42 भी उतना आपको इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, 43 आप वहाँ से पीछे से देख लीजिएगा, वो वहाँ जो बताया गया वो आपके लिए ज़्यादा जरूरी है। फिर 44 है, 45 है। 44 समान मतलब सिविल कोड के बारे में बात करता है। और 45 आपको पता है 6 से 14 बच्चों की ये निःशुल्क रहता है। और 47 पोषाहार की बात करता है। वही सारी चीज़ें हैं जो मैंने पीछे पढ़ाया। ठीक है, तो यहाँ आप इसको पढ़िएगा और इसको अच्छे से तैयार करिए। आप स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये आप यह इतना ले लीजिए, उसके बाद मैं नीचे कर दे रहा हूँ, आप इतना ले लीजिए। ठीक है, तो चलो बस आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।